हेलो फ्रेंड्स, विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम 2 की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर शुरू करेंगे और इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जो कि है प्राइस एंड इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक सर्वे हमें हेल्प करता है किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंक एग्ज़ाम, यूपीएससी, पीसीएस एग्ज़ाम हो, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी, नाबार्ड या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, तो उसको क्रैक करने में हमें हेल्प करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम 2 की ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्पेशली डिज़ाइन की गई है यूपीएससी और आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी के लिए। तो आपको आपके ड्रीम की ओर लेके चलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर नंबर 5 बात करता है प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन के बारे में। तो ये चैप्टर कहता है कि अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि अगर हम पिछले 5 डिकेड में देखें तो जो इन्फ्लेशन है वो हमारी घट रही है। और ये रिपोर्ट किसने बताई है? ये बताया है वर्ल्ड बैंक ने। और सबसे ज़्यादा फिर ये कंपेयर करता है, इन्फ्लेशन को कंपेयर करता है और ये कहता है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो 1993 में थी और वो कितनी थी? 118.7%। और देन वो वहाँ से डिक्लाइन होते हुए जो है वो आई 2018 में कितनी हो गई? 4.8% वो हमारी हो गई। और ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है एमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमिक की। और ये जो डाटा है ये रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने। तो ये कहता है क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो कहाँ 118.7% से 4.8% पे आई है, तो ये डिक्लाइन होने का, इन्फ्लेशन में जो डिक्लाइन हुआ है उसका रीजंस क्या क्या है? पहला कि वहाँ पर इन कंट्रीज़ में, यानी एमर्जिंग कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी लेके आए गए हैं, मोस्ट रेजिलेंट फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आए गए हैं। जैसे अगर हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लें तो हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेके आए हैं जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन का टारगेट फिक्स कर लेते हैं। तो यानी कि जब हमारे पास एक टारगेट होता है तो हम सारे जो अपनी प्रोसेस होते हैं या हमारे जो सारे एफर्ट्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन में लगा देते हैं। दूसरा ये बात करता है कि ऐसी कंट्रीज़ में, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं लेबर को लेकर और प्रोडक्ट मार्केट को लेकर, ताकि कंपटीशन को बढ़ाया जा सके। और जब कंपटीशन बढ़ेगा, नई नई फर्म्स आएंगी, नए फर्म्स का रजिस्ट्रेशन होगा, नया प्रोडक्ट आएगा, नई टेक्नोलॉजी आएंगी, तो वही जो प्रोडक्ट है हमें कम प्राइसेस में मिलेगा और जिसका की है ओवरऑल इन्फ्लेशन पे अफेक्ट पड़ेगा। तीसरा क्या है? अडॉप्टिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी इन्फ्लेशन का हमारे पास जो है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो हमारे पास जो टारगेट्स हैं वो हमारा कितना है? उसका वैसे इन्फ्लेशन का टारगेट है 4% और उसमें ±2 का इंक्रीमेंट है, यानी 2% ज़्यादा होके मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 6 तक, और जो है लोएस्ट कितनी हो सकती है? वो हमारी हो सकती है 2 तक। यानी जो हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन को वो 2 से 6 के बीच में रखने का हमारा टारगेट है। तो अब ये बात करता है, अगर इंडिया की ये बात करें तो हमने 2016 में 5 अगस्त 2016 को हम 5 साल के लिए, यानी 2021 तक के लिए हमने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा था, जो कि कितना है? 4% विद ±2%। ठीक है। फिर ये कहता है कि अगर हम 2014 से देखें तो इंडिया में जो हमारी इन्फ्लेशन है उसकी ग्रोथ जो है वो मॉडरेशन रही है। और यहाँ पर जो है मतलब कि जो ग्रोथ रेट है हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं बढ़ा, इन्फ्लेशन है जो वो ज़्यादा नहीं बढ़ी है। और इसका रीज़न माना जाता है कि हमारे यहाँ जो फूड इन्फ्लेशन है वो जो, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में हमारे यहाँ जो है मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है और उसके प्राइसेस में जो है हमें रिडक्शन देखने को मिला है इन द टाइम पीरियड 2014-15 एंड 18-19। अब अगर ये चैप्टर बात करता है इन्फ्लेशन की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन्फ्लेशन होती क्या चीज़ है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंडीशंस जिसमें कि कमोडिटीज़ के प्राइस जो हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं
और ये जो इंक्रीमेंट होता है जर्नल प्राइसेस में, जब प्राइसेस में इंक्रीमेंट होगा तो यानी कि जो मनी की परचेजिंग पावर है वो हमारी कम हो जाती है। अगर जैसे कि हम एग्जांपल ले, मान लो हम 100 रुपये लेके जाते हैं और 100 रुपये में पहले हमें जो है 5 किलो चीनी मिलती थी, यानी पर केजी हमें 20 रुपीज़ में मिली। अब आफ्टर इन्फ्लेशन यानी जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो हम 100 रुपये फिर दुकानदार के पास लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे वो 100 रुपये में 4 किलो चीनी देता है, यानी कि हमारी जो क्वांटिटी है वो हमारी घट गई है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो हमारे इंक्रीज हुए हैं। यानी अब हमें 1 केजी कितने रुपए का पड़ जाता है, वो हमें 25 रुपीज़ का पड़ जाता है। तो यानी परचेजिंग पावर जो थी वो हमारी घट गई, यानी 100 रुपये में पहले हम 5 किलो चीनी खरीद सकते थे, अब हम 4 किलो चीनी खरीद सकते हैं। यानी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी की में जो है वो गिरावट आती है। अब प्राइसेस राइज होने के कई रीज़न हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि डिमांड बढ़ गई हो। अब किसी चीज़ की जब डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड के बजाय उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। यानी सारा जो कंसेप्ट है वो रिलेट करता है डिमांड और सप्लाई से। जब अगर मान लो सप्लाई भी किसी प्रोडक्ट की रिड्यूस हो जाएगी तो भी उस प्रोडक्ट के जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि हम इन्फ्लेशन को जो है वो मेज़र कैसे कर सकते हैं, तो देखो 3 तरीके से हम इन्फ्लेशन को 3 स्टेप में मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम गुड्स की बात करें तो सबसे पहले देखो प्रोड्यूसर होता है, फर्स्ट लेवल पे आता है प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, फिर वो वहाँ से जाता है होलसेलर के पास, और थर्ड वो जाता है रिटेलर यानी कि कस्टमर्स के पास, कंज्यूमर्स के पास। तो जब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है यानी प्रोड्यूसर अगर हम लेवल पे देखें तो इंडिया में जो है इन्फ्लेशन को मेज़र करने का कोई इंडेक्स नहीं है प्रोड्यूसर लेवल पे। अब जो हमारा फिर जो है हम इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र करते हैं, तो 2 बेस पे हम इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं, यानी 2 लेवल्स पे करते हैं, एक होलसेल पे और एक रिटेल पे। अगर हम होलसेल लेवल की बात करें तो यानी कि ये जो इंडेक्स है ये हमारा इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है होलसेल लेवल पे, यानी कि जो हमारे प्रोड्यूसर से जो सीधा सामान जाता है होलसेलर के पास वहाँ पे। लेकिन होलसेल लेवल में जो है वो एक कमी ये आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है गुड्स को कंसिस्ट करता है, ये सर्विसेज को जो है मेजर नहीं करता। और होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो बास्केट है उसमें 676 आइटम्स आते हैं और ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर का आता है वो। और जो होलसेल लेवल की जो इन्फ्लेशन होती है उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, और इसका बेस ईयर जो पहले 2004-05 था वही 2017 में बदल कर कितना कर दिया है, 2011-12। अब अगर हम बात करें कंज्यूमर लेवल इन्फ्लेशन की, तो जो है आरबीआई ने क्या किया था, 2014 से पहले तक हम जो है होलसेल लेवल को चेक करते थे अपनी इन्फ्लेशन, होलसेल लेवल के यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का हम यूज़ करते थे इन्फ्लेशन को बताने के लिए कि इंडिया में कितनी इन्फ्लेशन है। लेकिन 2014 के बाद से आरबीआई जो है वो कंज्यूमर लेवल का यूज़ कर रहा है, यानी हम सीपीआई का यूज़ करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन इन इंडिया। वाई? क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें गुड्स के साथ साथ जो है वो सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, और इसमें कितनी कमोडिटीज़ हैं, 260 हैं कमोडिटीज़, और इसके अंदर सर्विस भी इंक्लूड है। वहीं जहां होलसेल प्राइस को इंडेक्स को जो है कौन जारी करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, और वहीं जो है सीपीआई को कौन जारी करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जिसको कि आजकल नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस भी बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। और इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर है 2012। अब अगर हम 2 तरीके की इन्फ्लेशन होती है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, एक कोर इन्फ्लेशन होती है। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है यानी एक किस्म से जो होलसेल लेवल पे जो इन्फ्लेशन होती है उसी को हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये टोटल इन्फ्लेशन बताता है एक इकोनॉमी में, और ये किसकी हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या इंक्लूड होता है, प्राइसेस ऑफ फूड, फ्यूल और ऑल अदर कमोडिटी के प्राइसेस, यानी इसमें जो है फूड के और फ्यूल के प्राइसेस भी इंक्लूड होते हैं। और जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसको हम अंडरलाइन इन्फ्लेशन या नॉन फूड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम फूड और फ्यूल के प्राइसेस जो है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं।
ठीक है, तो वो हमारी हो जाती है कोर इन्फ्लेशन। तो जो तो अगर हम कहें कि जो कोर इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट ही इंडेक्स नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें से हम माइनस कर देते हैं, किसको, फूड और फ्यूल आइटम्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आती है, कोर इन्फ्लेशन निकल के आती है। अब अगर इस टेबल के अंदर देखें तो ये कहता है जर्नल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट प्राइसेस इंडेक्स पे, यानी कि ये किस किस के बारे में बताता है, देखो WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बताता है। कहता है कि जहां 2015-16 में होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो नेगेटिव में था, उसके बाद से जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन 2019-20 में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो गिरकर कितना हो गया है, 1.5। और इसका रीज़न हमारे पास जो है इनके यहाँ 2015-16 में नेगेटिव होने के रीज़न क्या थे कि जो फूड प्राइसेस हैं, या जो इस टाइम पे जो हमारे क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो है ग्लोबल मार्केट में बिल्कुल घटा है, तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारी किस पे आया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे आया था। अब अगर ये CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और C का मतलब क्या है, कंबाइंड यानी अर्बन और रूरल दोनों को अगर ये मेजर करे, तो जो हमारा 2018-19 में जो CPI C इंडेक्स था वो कितना था, 3.7%, और अब वो 2019-20 में जो है वो बढ़कर कितना हो गया, 4.1%। वहीं अगर हम CPI IW क्या होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अगर हम देखें, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके भी अनदर 4 टाइप्स होते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर के अलग देखा जाता है, एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग देखा जाता है, रूरल के लिए अलग देखते हैं, और कंबाइंड जिसमें अर्बन और रूरल दोनों होते हैं उनके लिए हम अलग मेजर करते हैं। तो हम देख सकते हैं एज कम्पेयर टू 2018-19 तो 2019-20 के अंदर जो है ये हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर दोनों के सब के साथ जो हमारा जो है इंडेक्स जो है वो बढ़ा है। तो अगर हम इनकी बात करें यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड की बात करें, तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जिसको पहले हम CSO बोलते थे, अब वो हो गया NSO। और जो ये हमारे 3 है यानी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए और रूरल लेबर के लिए, इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है लेबर ब्यूरो। अगर हम ट्रेंड की बात करें, इन्फ्लेशन में अगर हम ट्रेंड देखें, तो जो हमारी एवरेज यानी जो हमारी एवरेज CPI C मतलब जो कंबाइंड हेडलाइन इन्फ्लेशन है हमारी, वो हमारी क्या हुई है, जहां 2014-15 में वो हमारी 5.9% थी, वहीं 2018-19 में घट कर कितनी हो गई है, 3.4% हो गई है। और अगर जो हम देखें क्यों हो गई है, क्योंकि जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है वहाँ पर हमारा ड्रास्टिक फॉल देखने को हमें मिला है। और 2014-15 में जहाँ फूड इन्फ्लेशन जो है वो हमारी 6.4% थी, वहीं 18-19 में घटकर कितनी हो गई है, 0.1% हो गई है। और अगर हम इसमें बात करें, जो ओवरऑल हम कंबाइंड हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें, अगर हम दिसंबर मंथ की बात करें 2019 की, तो वो कितनी है, 7.4% है। और अगर हम इसमें फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो जो है 14.1% पहुंच गई है, और उसका रीजन क्या है, राइज इन वेजिटेबल प्राइसेस। अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, अब कोर इन्फ्लेशन यानी जिसमें फूड आइटम फ्यूल आइटम को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो भी इंक्रीज हुई है, और दिसंबर 2019 में कितनी हो गई है, 3.8% हो गई है। जैसा कि अगर हम इस फिगर में देख सकते हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं अगस्त 2019 के बाद से जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, और जो हमारी फूड इन्फ्लेशन है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है हमारी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की, तो जो ये इन्फ्लेशन है इसमें हमें यहाँ पर देखो जो है हमें यहाँ पर कमी देखने को मिली है। कहाँ पर कमी देखने को मिली है, जब हम बात करते हैं हमारे अप्रैल 2019 के बाद से जब हम बात करें, तो यहाँ पर हमारी जो है कमी देखने को मिली, यानी 3.2% था अप्रैल 2019 में, और अगर हम नवंबर की बात करें तो ये कितना हो गया, 0.6% हो गया है। लेकिन दिसंबर में जो है ये फिर से हमारी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 2.6% हमारा जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब अगर हम इस टेबल के अंदर देखें, तो जो इन्फ्लेशन इन सिलेक्टेड ग्रुप्स है WPI के, और इसका बेस ईयर कितना है, 2011-12, तो हम देख सकते हैं, देखो जो सारी कमोडिटीज़ हैं, ऑल कमोडिटीज़ का तो हम देख चुके हैं कि अब हमारा दिसंबर 2019 में कितना हो गया है, 2.6% हो गया। अब इसके अंदर जो फूड इंडेक्स है उसको अगर हम देखें, तो देखो 2019-20 में वो कितना ज़्यादा ग्रो किया है, 6.7% किया है। वहीं जो फूड आर्टिकल्स है, यानी अब अलग अलग के बारे में बताया, हमारा सीरियल के कितना रहा है, पल्सिस का
का कितना रहा है। तो पल्सेस का हम देख सकते हैं कि 2017-18 और 18-19 दोनों के अंदर जो है हमारा नेगेटिव में रहा है और 2019-20 में हमारा फिर से जो है वो बढ़कर कितनी हो गई है 17.3% हो गई है। और वहीं जो वेजिटेबल के प्राइसेस है जो 2018-19 में -8.4 थे 2019-20 में बढ़कर 31.4% हो गए हैं। यानी अब जो यहाँ पर जो हमें इन्फ्लेशन जो बढ़ती दिख रही है उसका मेन रीज़न क्या है, इन वेजिटेबल प्राइसेस में जो है इंक्रीमेंट होना इनका मेन रीज़न बताया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो सीपीआई है हमारी उसमें रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन की जब हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि देखो जो ब्लू लाइन है वो हमारी किसको शो कर रही है, रूरल को, और जो अर्बन लाइन को शो कर रही है रेड। तो ये देख सकते हैं कि जो अगस्त 2018 के बाद से दोनों में ही हमारी कमी आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे आई है, रूरल में। और उसका मेन रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो है जो फूड प्राइसेस जो है यानी भोजन पे जो वहाँ का खर्चा है वो हमारा जो है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ वो हमारा कम हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखें तो अगस्त 2019 के बाद से वो बढ़ा है और जिसका रीज़न क्या है, फूड इन्फ्लेशन उसका रीज़न है। अगर हम बात करें रूरल अर्बन सीपीआई फूड इन्फ्लेशन की तो हम देख सकते हैं दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। जहाँ पर 2018-19 के बाद से ही रूरल में तो देखो हमारा पहले नेगेटिव ग्रोथ आई है अप्रैल 2019 तक, उसके बाद से मई 2019 के बाद से और स्पेशली अगस्त 2019 के बाद से जो है वो गांव में जो है रूरल एरियाज़ में फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है, लेकिन अर्बन में जो है वो फूड इन्फ्लेशन 2018-19 के बाद से ही बढ़ी है, इसलिए जो है अर्बन इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है। अब ये ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करता है किसके, एग्रीकल्चर्स के लेवल की। यानी अब तक हमने बात करी रूरल की कर ली है, कंबाइन की कर ली है, अब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर वर्कर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो अगर हम देखें तो जुलाई के बाद से वो हमारी बढ़ी है, लेकिन जुलाई 2016 में वो हमारी बढ़ी है और 17 के बाद से वो हमारी कम हुई है। और अगर हम जनवरी 2019 के बाद की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लगातार घटी और नेगेटिव में पहुंच गई है। क्यों है इसका रीज़न, क्योंकि अभी हमने लास्ट देखा था कि रूरल एरियाज़ में जो हमारी इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से जो रूरल इन्फ्लेशन है वो कम है। और रूरल इन्फ्लेशन कम होने की वजह से जो वहाँ पर एग्रीकल्चर वर्कर्स है उनकी अगर हम इन्फ्लेशन देखें और ओवरऑल तो वो भी हमारे पास क्या है, कम हो गई है। अब ये बात करता है कि अगर हम कंपोनेंट वाइज रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन में कंपोनेंट वाइज देखें तो हम ये देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं सब में। तो देखो जो हमारी क्लोथिंग और फुटवेयर पे रूरल में हमारा बहुत ही ज़्यादा कम खर्च यानी 0.4% खर्च होता है, इन्फ्लेशन देख सकते हैं हम वहाँ, और अर्बन में 3.3% इन्फ्लेशन है। वहीं हाउसिंग में भी हम अर्बन में इन्फ्लेशन ज़्यादा देखते हैं। और अगर हम देखें फ्यूल में तो जो है हमारा फ्यूल और लाइट में जो है वो हमारी अर्बन में जो है उसमें ग्रोथ हमारी नेगेटिव में रही है अगर हम कंपोनेंट वाइज देखें हैं। तो जो हमारा वेट अटैच होता है यानी फूड पे जो खर्च करते हैं, क्लोथिंग पे, फुटवेयर पे खर्च हम करते हैं, तो वो जो है हमारे पास उसकी वजह से जो रूरल एरिया में जो इन्फ्लेशन है वो हमारे पास कितनी है, 3.4% कम इन्फ्लेशन है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज जब हम उसको कंपेयर करते हैं, जो कि अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान कितनी रही है, 5.0% रही है। वहीं रूरल एरिया में कितनी रही है, वो 3.4% रही है। अब अगर हम इन्फ्लेशन इन स्टेट्स की बात कर लेते हैं, अब तक तो हमने ओवरऑल कंट्री की बात करी, अब हम बात करते हैं स्टेट की। तो ये कहता है कि जो इन्फ्लेशन है उसकी रेंज जो है वो कितने परसेंट रही है, वो रही है -0.04% से 8.1% रही है अगर हम स्टेट और यूटी की बात करें 2019-20 के अप्रैल से दिसंबर पीरियड के लिए। और ये जो है हमारी इसको जब हम कंपेयर करें 2018-19 के अप्रैल दिसंबर फाइनेंशियल ईयर से, तो वो उस टाइम कितना था, -1.3% टू 9.1%, यानी जो इन्फ्लेशन है वो हमारी घटी है। अब अगर हम इस फिगर में बात करें तो अक्रॉस द स्टेट जो है इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। तो ये कहता है कि जो पर्पल एरिया है यानी यहाँ पर अगर हम देखें पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, केरला में, इधर क्या है, ये एक्सेप्शन माने जाते हैं कि यहाँ पर जो है रूरल इन्फ्लेशन जो है वो अर्बन इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा है।
अब ये बात करता है कि जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो कंबाइंड इन्फ्लेशन जो हमारी है उसके कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, जब उसको कंपेयर किया 2017 से 18 से और 2018-19 से, तो हम देख सकते हैं कि जो 17-18 को जब हम कंपेयर करें 18-19 से, तो जो फूड और बेवरेजेस हैं वहाँ पर जो है उसमें इन्फ्लेशन में हम क्या देख सकते हैं, हम जो है इसमें डिक्रीमेंट देख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है हाउसिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो हाउसिंग सेक्टर में इंक्रीमेंट हुआ है, वही मिसलेनियस सेक्टर में भी हमारा जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम देखें अब अप्रैल टू दिसंबर के जब हम कंपेयर करते हैं, यानी इस अप्रैल से दिसंबर के पीरियड को 2018-19 में और अप्रैल टू दिसंबर 2019-20 में जब हम कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं कि इस टाइम के दौरान अब जब हम देखें तो जो हमारा फूड और बेवरेजेस है, यानी यहाँ पर जो हमारी इन्फ्लेशन कम हुई थी, इसमें ये प्राइसेस जो हैं इसके दोबारा से इंक्रीज होने के कारण जो है इन्फ्लेशन हमारी ज़्यादा हो गई है, ओवरऑल हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा। वहीं हाउसिंग पे अगर हम देखें तो इस टाइम पीरियड के दौरान ये हमारी कम हुआ और मिसलेनियस पे भी हमारा जो है वो कम खर्च हुआ है। तो ये कहता है कि अप्रैल से दिसंबर 2019-20 में जब हम देखें तो जो फूड और बेवरेजेस है वैसे तो वो मेन कंट्रीब्यूटर रहा है। ठीक है, इसका ये हम देख सकते हैं। देखो इस वाली फिगर में अगर हम देखें तो जो ब्लू वाला पोर्शन है वो हमारा ज़्यादा बढ़ गया है और ये ऑलमोस्ट जो है कितना परसेंट इन्फ्लेशन में मतलब कितना परसेंट इन्फ्लेशन में एट्रीब्यूट करता है, ये 54% जो है वो बताता है। और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन सा है, वो हमारा मिसलेनियस ग्रुप जो है वो आता है। अब इसमें ये बात करता है ड्रग प्राइसिंग की, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए जो है वो डिफरेंट तरीके अपनाती है। तो उसका एक तरीका जो है ये ड्रग प्राइसिंग के बारे में बात करता है। तो ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी लेके आई 2012 में, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा सके ताकि ड्रग्स के प्राइसेस, जो असेंशियल ड्रग्स हैं, जो रिक्वायर्ड ड्रग्स हैं, उनके प्राइसेस को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो हमारे पास क्या हो सके, जो है वो रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हो सके, और साथ के साथ जो है इनोवेशन और कंपटीशन भी इस फील्ड में हमारा बढ़ाया जा सके। उसके बाद ये क्या कहा है, 2011 में इन्होंने नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन की निकाली और साथ ही साथ DPCO यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, और जिसमें ये बताया गया कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आएंगी जिनका प्राइस कंट्रोल होगा। इनका प्राइस कौन फिक्स करता है, वो फिक्स करती है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। और अब तक कितने ड्रग्स का प्राइसेस इन्होंने फिक्स कर लिया है, वो है 860 फॉर्मुलेशंस जो हैं इन्होंने इस शेड्यूल में इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर हम इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट की वॉल्यूम 1 की बात करें तो उसके अंदर जो है वो बताया गया है कि कैसे ड्रग प्राइसिंग, उसमें ये बताया गया है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ कुछ क्षेत्रों में जो है वो इंटरफेयर कर रही है, तो वहाँ जो इंटरफेरेंस है वो जिस मकसद से किया गया, यानी लोगों को रीजनेबल रेट पे वो चीज़ें मिले, जिस मकसद से वो किया गया वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ ही साथ आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब ये बात करता है फूड इन्फ्लेशन की। तो ये कहता है कि अगस्त 2019 के बाद से हम ये देखते हैं कि जो कुछ कमोडिटी जैसे अनियन, टमाटो, पल्सेस का जो प्राइसेस है, जो इन्फ्लेशन वहाँ पर है वो ज़्यादा बढ़ी है। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मेनली बताया गया है रेन, यानी बारिश होने की वजह से जो है वो वहाँ पर लोअर प्रोडक्शन हुई, साथ ही साथ जो है वहाँ पर जो अनियन और टमाटो की जो मूवमेंट होती है उसको भी ख़त्म किया गया। और ये भी वहाँ पर वॉल्यूम 1 में जो है एग्जांपल दिया गया है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ अनियन के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो है उन्होंने एफर्ट्स लगाए थे 2019 के अंदर, उसके बावजूद भी जो है इनकी इन्फ्लेशन जो है वो हमारी कंट्रोल में नहीं रही थी। अगर ये मंथ वाइज की बात करता है, हम यहाँ देख सकते हैं कि देखो जो दिसंबर 2018 के बाद से जो प्राइसेस है वो हमारे अनियन के जो है वो बढ़ने शुरू हुए, और जून 2019 के बाद से जो है वो प्राइसेस जो है सबसे ज़्यादा यानी लगातार हमारे बढ़ते चले गए। और इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था डिमांड सप्लाई मिसमैच, यानी डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई। अनियन जो है वो बेसिकली हमारे जब हम उनके सीज़न की बात करते हैं तो वो जो सीज़न उनका ग्रो होने का होता है तो वो बेसिकली जो है हमारे
ऑल मतलब 3 सीजन्स में जो है वो हमारे अनियन ग्रो करते हैं। तो जो हमारे दिसंबर मतलब जो हमारे ठंडी के टाइम पे जो अनियन आने थे तो उस टाइम पे बारिश की वजह से हैं वो हमारे नहीं आ पाए थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे 2019 में सितंबर 2019 में आई थिंक स्टॉक लिमिट लगा दी थी अनियन पे, जिसकी वजह से जो है मार्केट में अक्टूबर नवंबर में अनियन जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया था। और इसलिए जो है उसके बाद से जो अक्टूबर में अनियन आने की वजह से वहाँ हम देखेंगे तो अक्टूबर में जो प्राइसेस थे वो फिर भी स्टेबल थे, लेकिन नवंबर दिसंबर में जो है इसके प्राइसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि एक तो रेन होने की वजह से जो नया अनियन आना था मार्केट में वो नहीं आ पाया था, और दूसरा रीज़न क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टॉक लिमिट लगा दी थी उसकी वजह से जो है वो हम अनियन को रिजर्व करके नहीं रख पाए थे। ठीक है, उसके बाद हम देखें अगर हम मंथली वाइज ऑल इंडिया अराइवल ऑफ टमाटो की अगर हम जब हम उसको देखते हैं तो हम ये देखो, जब अगर हम 5 ईयर की एवरेज की बात करते हैं तो हमारा जो है सितंबर के टाइम पे जो है उनकी अराइवल्स जो है वो हमारी बढ़ी है, लेकिन 2018-19 में देखो वो कितनी ज़्यादा है, और अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब जो है उनका प्राइस जो है वहाँ पर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, अगर उनकी अवेलेबिलिटी कम है तो प्राइस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर हम वही पल्सिस के बारे में बात करें तो जो हमारी इन्फ्लेशन पल्सिस की है वही जनवरी 2018 में जहां पर वो कितनी थी -20.2% थी, वहीं दिसंबर 2019 में बढ़कर कितनी हो गई है 15.4%। और इसका रीज़न भी माना गया इसका रीज़न भी जो है वो हमारा माना गया है रेन, और साथ ही साथ ये माना गया है कि अर्लियर ईयर्स में यानी 2018 में जहाँ नेगेटिव इन्फ्लेशन है उसका मतलब क्या है, एक तो वहाँ पल्सिस हमारे पास ज़्यादा ग्रो की थी, मतलब रेन वगैरह सही हुई थी और इसलिए जो है प्रोडक्शन भी बेहतर हुआ था। दूसरा क्या है, ये स्टॉक लिमिट लगाने की वजह से जो है वहाँ मार्केट में उस टाइम पे गलट मतलब भरमार हो गई थी मार्केट में उस टाइम पे, तो इसलिए वहाँ पर जो है उस टाइम पे पल्सिस का जो प्राइसेस है वो कम हुआ। और अब जो है रेन की वजह से एक तो प्रोडक्शन कम हुआ और दूसरा पहले मार्केट में हमने पल्सिस इतनी निकाल दी, तो अब जो है वो हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई है और सप्लाई कम होने की वजह से ओवरऑल जो है इनकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी है। तो जो हम ये देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है पल्सिस का 2016-17 से 2016-17 में हमारा कितना रहा है 231.3 मिलियन टन जो है वो रहा है, और 15-16 में कितना था 163.5 मिलियन टन था, यानी कितना जंप हुआ हमारे यहाँ 41% का जंप हुआ था। इसलिए 2016-17 के बाद हम देखें तो उस टाइम पे जो हमारे पल्सिस के प्राइसेस थे वो हमारे ड्रॉप हुए थे। अब ये बात कर लेता है ये बात करता है, अब जो हम ये चेक करें अगर हम प्रोडक्शन ऑफ पल्सिस इंडिया में इन लाख टन में देखें तो हम देख सकते हैं कि 15-16 के बाद से वो प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन 18-19 के बाद 18-19 में वो प्रोडक्शन हमारा कम हुआ है। और उसका रीज़न हमारे पास क्या है, उसका रीज़न हमारे पास जो है वो रेन है, यानी बिन मौसम बरसात है। अगर हम देखें जो प्रोडक्शन है पल्सिस का तो वहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है 15-16 के बाद से ही, और 18-19 के बाद से वहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है, कितना 7.9% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अब ये बात करता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की ऑफ वेरियस एसेंशियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बारे में। ये कंपेयर करता है इस टाइम यानी 2009 से 14 और 2014 से 19 के टाइम पीरियड के दौरान जो है ये बताता है कि किस कमोडिटी में कितनी वोलेटिलिटी बढ़ी है। तो अगर हम टमाटो को, शुगर को, ग्राम्स को, तूर मतलब इन दालों में देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वोलेटिलिटी है यहाँ पर जो है इनमें ज़्यादा हुई है। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ वोलेटिलिटी है ये क्या बताता है कि जो हमारा मतलब ये बताता है कि जो वोलेटिलिटी यानी जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुई है, जो इनकी सप्लाई में फ्लक्चुएशन हुई है उसके बारे में ये हमें बताता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो राइस और व्हीट का जो प्राइसेस है वो 2014 से ही हमारा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एडिक्वेट सप्लाई है, मार्केट में जो है एडिक्वेट सप्लाई उस चीज़ की आ रही है, हम बफर स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं जो कि
क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू हम ये काम करते हैं, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, एमएसपी वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जो है प्राइस वोलेटिलिटी यानी वो चीज़ लिमिट में बनी रहे हमारी, उसको मार्केट पे नहीं छोड़ रहे। अब ये बात करता है डाइवर्जेंस इन रिटेल एंड होलसेल प्राइसेस फॉर एसेंशियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज। तो ये कहता है जो प्राइस जो होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइसेस है उसके बीच में जो मतलब जो डिफरेंस आया है वो हमारा किसकी वजह से आया है, वो हमारा किसकी वजह से आया है, यानी होलसेल में के बाद जब वो कंज्यूमर तक एट लास्ट वो चीज़ पहुंचती है तो वो बहुत ही महंगी हो जाती है। उसके रीजंस क्या हैं? पहला, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, वहाँ हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तीसरा जो है वो पुअर मार्केटिंग फैसिलिटी, और चौथा जो है ह्यूज मार्जिन ऑफ मिडल मैन, यानी अभी भी बिचौलिए बहुत ज़्यादा। और इन्हीं सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स उठा रही है। जैसे ये हमारे पास भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, या हम ट्रेन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, रोड्स को डेवलप कर रहे हैं, या हम जो ई नाम मार्केट लेके आए हैं, मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, मिडल मैन को जो है वो वहाँ से हटा रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है ताकि जो बेनिफिट है वो हमारा कंज्यूमर्स को मिल सके, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि क्या इन्फ्लेशन डायनेमिक्स में कोई शिफ्ट देखने को मिला, यानी 12-13 से 19-20 के में जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है क्या वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो दो फैक्टर जो हैं वो बताते हैं कि जो ये चेंज हुआ है हमारे यहाँ कंबाइंड इन्फ्लेशन का, जो ये चेंज हुआ है ये किस वजह से हुआ है। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर ये है कि अगर हम इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन देख रहे हैं अगर वो कम होती जा रही है, उसका पहला रीज़न क्या है? फूड इन्फ्लेशन जो है वो इस दौरान कम हुई है। और फूड इन्फ्लेशन भी कम किस में हुई है कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें कौन कौन से फूड ग्रुप्स में कौन कौन से आइटम शामिल होते हैं, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो उस टाइम पीरियड के दौरान जो है अगर हम यहाँ देखें 2016-17 तक जो जो इन्फ्लेशन हमारी कम हुई है उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो हमारी फूड इन्फ्लेशन कम हुई है, प्राइसेस ड्रॉप हुई है। और दूसरा क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैज़ बीन डिक्लाइंड सिंस 2015, यानी कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो भी हमारे डिक्लाइन हुई है। कैसे हुई है? देखो, जो MPC जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो आई और उसके अंदर जब हमने इन्फ्लेशंस के टारगेट को डिसाइड किया कि हमारा टारगेट इतना होना चाहिए और उसके लिए हमने सारे एफर्ट्स लगाए और हम अब तक कामयाब भी रहे हैं कि वो सारे जो है हम टारगेट्स में ही अपनी इन्फ्लेशन को हम रखते हैं। तो इसलिए जो है RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी जो उसने अडॉप्ट की है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के लिए, तो उसको जो है वो फुलफिल किया है। अब ये अगर ये ग्लोबली बात करता है कमोडिटी प्राइसेस की, तो अगर हम देखें तो ग्लोबली जो डाटा हमारा वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है तो ये कहता है जो एनर्जी, अगर हम इसकी बात करें, एनर्जी जो ब्लू लाइन से शो हो रही है, तो अप्रैल 2019 के बाद से हम देखें तो उनके प्राइसेस देखो कैसे ड्रॉप हो रहे हैं, उनके प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं। और साथ ही साथ जो एवरेज इन्फ्लेशन है जो 2019-20 के अप्रैल नवंबर में वो कितनी है, -16.8% जो है वो नेगेटिव में पहुंच गई है। और वहीं 18-19 में कितनी थी, वो 35.5% थी। अगर हम बात कर लेते हैं फूड प्राइसेस की, अगर हम ये बात करते हैं फूड प्राइसेस की, तो यहाँ पर हम डिफ्लेशनरी ट्रेंड देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है हम फिर भी थोड़ा सा सुधार देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारी इन्फ्लेशन 2019-20 अप्रैल नवंबर में -4.3% थी, 18-19 में वो कितनी थी, 0.3%। यानी यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, अब फूड इन्फ्लेशन अगर हम ग्लोबली बात कर रहे हैं तो फूड प्राइसेस भी जो है वो हमारे थोड़े से मतलब कम हुए हैं। अब अगर ये बात करता है हमारे ये हमारी हो गई एनर्जी का, सबसे ज़्यादा प्राइसेस किसका बढ़ा है, सबसे ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा है प्रीशियस मेटल्स का, प्राइसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन असेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस को एक लिमिट के अंदर रखने के लिए जो है वो हमारे क्या काम करती है, कौन कौन से मेजर्स अपनाती है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उन्होंने ट्रेड और फिजिकल पॉलिसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेके आए, ट्रेड और फिजिकल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज
स्टेबलाइज किया। जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट बाहर से हम मतलब जो कम रेट पे जो पल्सेस मंगाते हैं या जो दूसरे आइटम्स मंगाते हैं, सीरियल्स मंगाते हैं, उन पे जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं, उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि उनको अपनी कमोडिटी का अच्छा प्राइस मिल सकेगा। और दूसरा हमारे पास क्या है कि जो इम्पोर्ट होने से जो सस्ता सामान हम बाहर से लेके आ रहे हैं, तो वो उससे हमारे पास क्या हो रहा है, उससे हमारे पास एकदम से फ्लक्चुएशन आ जाती है। जब इतना मटेरियल एकदम से आता है, वो मार्केट में जाता है, तो उनके प्राइसेस एकदम से कम हो जाते हैं, और फिर जब वो स्टॉक खत्म हो जाता है तो प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते हैं, यानी ये फ्लक्चुएशन बनी रहती है। दूसरा क्या कर रहे हैं हम, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, यानी हम क्या है, एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है वो भी हमने फिक्स कर दिए हैं। किसी भी फसल के किसी भी कमोडिटी के लिए जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं वो भी हमारे क्या है, फिक्स हो गए हैं। और उनको फिक्स करने का हमारा मेन मतलब मोटिव क्या है कि जो हमारे पास, ताकि हम जो है मिनिमम सपोर्ट मतलब जैसे हम एमएसपी प्रोवाइड कराते फार्मर्स को, तो ऐसे ही हम एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है मिनिमम, अगर हम एक्सपोर्ट प्राइसेस प्रोवाइड कराएंगे, यानी हम एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे डोमेस्टिकली फार्मर्स को भी हम इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने उस कमोडिटी पे एक्सपोर्ट की रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए हैं। जैसे हम अगर बात करें, जैसे हम अनियन की बात कर लेते हैं, अगर वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो डोमेस्टिक डिमांड को पूरी कर सके, तो उसको एक्सपोर्ट करके हम जो है वो क्या करेंगे, हम क्योंकि हमें फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमारा डॉलर जो है वो खर्च करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने क्या किया है, हमने स्टॉक लिमिट भी लगा दी है कि ज़्यादा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टॉक लिमिट लगा दी। इसका मतलब क्या है कि वो आप जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में जो है कमोडिटीज़ को स्टोर करके नहीं रख सकते, ताकि मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बनी रहे। साथ ही साथ जो होल्डर या ब्लैक मार्केटर्स है, तो ये एडवाइस किया गया है स्टेट्स को कि उनके खिलाफ जो है वो एक्शंस लेके आए जा सके, ताकि जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है कमोडिटीज़ की वो बनी रहे और प्राइसेस भी मॉडरेट रहें, यानी कि वो कम रहें हमारे कंज्यूमर्स के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फार्मर्स को इंसेंटिव भी दे रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके, ताकि वो प्रोडक्शन को इंक्रीमेंट वहाँ पर हो सके। और बहुत सारी स्कीम भी लेके आ रही है, जैसे MIDH यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, NFSM यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एक नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम हमारा ये लेके आए, ताकि इनके प्रोडक्शन बढ़े और प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। तो जो अगर हम बात करें, जब हम RBI की बात करते हैं, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, यानी कि हमारे वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, NFSM की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। और जितने भी हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे में जो स्कीम्स डिस्कस की गई हैं, जो मिशंस बताए गए हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि स्टैटिक जो पोर्शन की अगर हम बात करें, तो स्टैटिक पोर्शन वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं लिंक होता है करंट अफेयर से। तो अगर हम देखें तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में नंबर ऑफ स्कीम्स जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, जो कि हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हाँ, वैसे इन सारी स्लाइड्स में जो है आपको सारी लेक्चर्स में हर स्कीम को वहाँ पर जो है डिस्कस किया गया है, लेकिन फिर भी हम स्कीम्स के लिए जो है वो अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से लेक्चर सीरीज़ चलाएंगे। फिर ये बात करता है कि गवर्नमेंट एक और लेके आई है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी लेके आई गई है। और ताकि किस लिए लेके आई है, जो एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटी है, जैसे इसमें कौन कौन सी कमोडिटी शामिल होती है। पहले तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कब आया था, 2014-15 में। दूसरा, इसमें कौन कौन सी कमोडिटी शामिल होती है, पल्सेस, अनियन, टमाटो, इसमें कमोडिटी शामिल होती है। तो इनकी जो प्राइसेस में ज़्यादा वोलेटिलिटी ना आए, इनके प्राइसेस ऑलमोस्ट फिक्स रहे, इसके लिए हम लेके आए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।